हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे, खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को कहाँ गया है बेहतर ढंग से पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी वीडियो जब हम आप लोगों के लिए डालते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि इस वीडियो को देखने से हमको फायदा क्या है। तो फायदा क्या है, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है बिहार में बाढ़। अब जब बिहार में बाढ़ होगा तो बाढ़ के संयोजन के लिए कुछ ऐसा काम करना है जिससे क्या हो कि बाढ़ पे थोड़ा मतलब बाढ़ कम हो। इसके लिए क्या होगा, फिर बिहार में नदी परियोजना पढ़ेंगे। फिर नदी परियोजना होगी क्योंकि बिहार में खूब सारी नदियां हैं, लगभग 21.7% भारत का जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें 21.7% बिहार में है। तो जो 21.7% बिहार में बाढ़ है, तो फिर बिहार के बाढ़ है तो बिहार में मिट्टी उपजाऊ होगी। तो क्योंकि बिहार का 2/3 भाग जलमग्न रहता है, तो बिहार की मिट्टियाँ पढ़ेंगे। फिर बिहार में जनजाति पढ़ेंगे क्योंकि बिहार में आप जानते हैं बिहार से ही कट के झारखंड अलग हुआ। आपको मैं बताया था 1/9/15, तो 36 उत्तर झार मतलब 15 नवंबर 2000 को हुआ। फिर बिहार में जनसंख्या और नगरीकरण क्या है, बिहार की साक्षरता क्या है, इन सारे मतलब 5 चीज पे हम छोटी सी वीडियो में हम लोग बिहार में बाढ़, बिहार में नदी परियोजना, बिहार में मिट्टियाँ, बिहार में जनजाति और बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं, चलिए हम बिहार में बाढ़ से शुरू करते हैं। तो ये है हमारा बिहार का बाढ़। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है बहुत ही भयावह है। लगभग आपको मैं बता दूं, बिहार का 2/3 भाग बाढ़ से जलमग्न रहता है। हमको एक छोटा सा बात याद आता है कि मतलब हमारे माननीय ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कहते कि गए थे असम में, तो भाषण दे रहे थे, तो वहाँ की एक छोटी सी बिटिया कहती है कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो बिहार का सॉरी असम का जो बाढ़ है, ब्रह्मपुत्रा का जो बाढ़ है उसको हम राजस्थान में यूटिलाइज कर लें पानी का। इसका मतलब उनके मन में आया था नदी जोड़ो परियोजना, लेकिन बेचारे नहीं जोड़ पाए और तब तक एक्सपायर कर गए। अद्भुत प्रकृति के थे। तो हमको ध्यान देना है। तो इसके लिए क्या है, जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ को संयोजित करने के लिए इसमें परियोजना आएगी। तो बिहार में पहले हम बाढ़ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बाढ़ आप देख रहे हैं, लगभग हमने आपको बताया लगभग 2/3 भाग जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बिहार का। अब बिहार का देखिए, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण तो नहीं है, थोड़ा सूखा है। पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज को छोड़ दिया जाए तो ये सब जो पूरा आप मैप में देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये पूरा आप देख रहे हैं ये सब बाढ़ इलाका है। बाढ़ इलाका क्यों है? इसमें कई सारी नदियां हैं। इसमें महानंदा है, इसमें ब्रह्मपुत्र का सॉरी इसमें बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, कमला बलान है। ये जो आप रेड कलर में मैं किया हूँ, बहुत ही विकट स्थिति है। वजह क्या है कि हिमालय आप देख रहे हैं, जैसे जस्ट यहाँ से नेपाल आता है, नेपाल की सीमा से हमने पिछली बार आपको बताया था, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो भी नेपाल के क्षेत्र से जो बाढ़ वो आती है, नदी आती है, चाहे गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, महानंदा हो, सारी जो आती है, इस वजह से बाढ़ की बहुत स्थिति। और हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये तो आप लोगों को रटा गया होगा, बिहार की शोक जो है वो हम कोसी नदी को करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ का मुख्य। वहां दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण नदियां बाढ़ का, और थोड़ा जो दक्षिण भाग है उसमें नदियां के कारण बाढ़ बनती है। वैसे 1975 में पटना में बाढ़ के कारण तटबंध का निर्माण शुरू हुआ था। अब आपको मैं बताया था 17.2% भाग भारत में जितनी बाढ़ आती है, उड़ीसा हो चाहे असम हो चाहे फिर बिहार हो, मतलब पूरे भारत का 17.2% भाग बिहार में है। ये बहुत ही विकट स्थिति है। देख रहे हैं मतलब क्या कारण है?
बिहार की भौगोलिक स्थिति जो है, नेपाल से निकलने वाली, जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो चूँकि तलछट में फंसा हुआ है, और इस कारण से क्या होता है, भारी बारिश होती है तो सब पानी, पहाड़ की पानी आ जाती है, इस कारण भी आ जाती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का भी आप देखते हैं सीमा, उत्तर प्रदेश में भी जो इधर से लगा हुआ है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, इस सब में भी बाढ़ खूब आता है, क्योंकि नेपाल की नदी का पानी जो पहाड़ का है जल्दी जस्ट आ जाता है। घाघरा भी जाकर के फिर आकर के सोन में इधर मिलती है। तो ये सारी नदी, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना है, वो होता है कि नेपाल, मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदी है, जब बारिश होती है वहाँ तो वो सारी पानी खोल दिया जाता है, और खोलने की वजह से बाढ़ आती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ को समायोजित करने के लिए, उसके पानी का सदुपयोग करने के लिए नहर बनाएंगे, हम परियोजना लाएंगे। कहा जाता है छोटा सा नेपाल है, और यदि बिहार में समुचित ढंग से बांध निर्माण किया जाए तो भारत का लगभग 70%, मतलब उत्तराखंड और बिहार मिलकर के 70% बिजली उत्पादन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं बिहार में नदी परियोजना। बिहार में नदी परियोजना होता क्या है कि जब बड़ी नदी आती है, उस नदी को छोटे छोटे में, मतलब बड़े बड़े नहर निकाल करके उसके पानी को बांट दिया जाता है, और उस पानी का सदुपयोग किया जाता है। नहर जो होती है, नदी क्या होती है, प्राकृतिक रचना है, और नहर जो है वो मनुष्य की रचना है। तो अब उस रचना को कैसे पार किया जाए, उसके लिए क्या क्या है, तो इसमें गंडक परियोजना 1959 में लागू किया गया। आप जैसा कि देख रहे हैं 1959 में गंडक परियोजना किया गया, ये गंडक नदी पे बनाया गया। फिर ये जो है, फिर सबसे पहला तो आप कह सकते हैं सोन नदी परियोजना, ये 1874 की बात है, और इसमें क्या किया गया, दो, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर, दो बनाया गया। और आपको मैं बता दूं, इसकी जो कुल लंबाई है ये 130 किलोमीटर है। इससे खूब सारे प्रभावित, कभी कभी आ जाता है कि पूर्वी सोन नहर से कौन सा जिला प्रभावित है, वो है औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, वहाँ की मिट्टी वहाँ दिया। फिर कहा जाता है कि पश्चिमी पूर्वी सोन नहर से कौन सा प्रभावित जिला है, ये प्रश्न हमेशा किया जाता है। और पश्चिमी सोन नहर से कौन सा जिला प्रभावित किया जाता है, तो पश्चिमी से क्या किया जाता है, प्रभावित जिला कौन सा, रोहतास है, भोजपुर है और बक्सर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं, अब हमसे चर्चा करते हैं कि कोसी परियोजना होता क्या है, कि जो बिहार की शोक है, जो खतरनाक नदी है, वो बिहार को तहस नहस कर दिया। मैंने कहा जाता है क्या है, यहाँ से पानी काट यहाँ, और यहाँ से कट आधा किलोमीटर दूर पे बुलबुला है, और पूरा का पूरा बैठ जाता है। जब पूरा का पूरा बैठ जाता है, इतनी खतरनाक नदी है, उस पर परियोजना के लिए नेपाल और भारत सरकार के बीच में, आप देखें कोसी बैराज है, वहाँ राजपुर के पास है, हनुमानगंज के पास है, हनुमान नगर के पास, तो ये उसको तीन नहर बांटे गए। पहला नहर जो है वो हनुमान नगर के पूर्व है, फिर हनुमान नगर के पश्चिम है, हनुमान नगर के पूर्व, लास्ट में तीसरा बनाया गया। ये 1954 में हुआ, शुरुआत हुई, और 1965 में बनकर तैयार हुई। उससे तीन नहर निकाले गए। इससे जो है खास करके बिहार का सुपौल, उसके बाद सहरसा, ये सब जिला को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। फिर है गंडक परियोजना। गंडक जो है, लेकिन होता क्या है कि नेपाल से ही लगी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि गंडक परियोजना में क्या हुआ था। देखिए होता क्या है कि नेपाल से सटा हुआ है। जब हम लोग ऊपर से चर्चा करते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद ये मधुबनी, सुपौल, फिर अररिया, किशनगंज, तो देख रहे हैं सब नेपाल से। तो जो भी योजना है, नदी जो है, वो भारत और नेपाल सरकार की बात आती है। तो भारत नेपाल सरकार की संयुक्त योजना है गंडक परियोजना। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुंचता है इससे। इसमें पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर, ये दो पश्चिमी त्रिवेणी नहर इससे निकलती है। भैंसालोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हमेशा ये पूछा जाता है गंडक परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो राज्य तो दो ही हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, और देश नेपाल को भी मिलता है, क्योंकि बिजली उत्पादन की जाए तो वही बिजली बेचती है। फिर उत्तरी कोयल नदी परियोजना, ये जो है ये अंतर्राज्यीय है। इसमें बिहार और झारखंड कोयल नदी जो सोन की सहायक नदी है, आप देख रहे हैं। कोयल नदी जो है वो क्या है, सोन की सहायक नदी है। तो इसमें वर्णित नहीं है। तो क्या करें, ये पलामू जिले के स्थित मंडल डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बीच किया था। वो जाने स्थिति को कि किस तरह की दिक्कत है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे
मतलब नुकसान हो रहा है। तो उस पर होता क्या है कि जब भी कोई परियोजना बनती है और खास करके जब हमारे प्रधानमंत्री लोग उद्घाटन करते हैं तो उसमें काम में तेजी आती है। और इसी बात सोचिए आप कि जब हम यहाँ कोसी परियोजना की बात करते हैं 54 से शुरू हुआ था 65 में, 11-11 साल 12-12 साल लग जाते हैं। खैर इसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, प्रभावित किया, ये क्या था, इनको उद्घाटित किया था। तो अब हम लोग जो है नदी परियोजना में और भी जानेंगे कि नदी परियोजना जो है बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप है। हमेशा होता है क्या है कि नदी परियोजना से कुछ लोगों को नुकसान जरूर होता है लेकिन फायदा कुछ ज्यादा होती है। तो ये सारी मुख्य रूप से सोन नदी परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, उत्तरी कोयल नदी परियोजना, इन सारी बात पे हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद हम लोग आते हैं नदी परियोजना के बाद अब बिहार। अब जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये सब सारी नदी जब आई है तो नेपाल और बिहार के जो बीच का एरिया है, क्योंकि वो पहाड़ से जस्ट सटा हुआ है तो ये जरूरी है कि उसमें कंकड़ पत्थर होंगे उसकी मिट्टी में। फिर जब हम नदी गंगा नदी के किनारे आएंगे या कोसी नदी के किनारे आएंगे तो बालू मिट्टी का प्रभाव होगा। अब हम इन सारे मिट्टी पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम मिट्टी के बारे में जानते हैं, बिहार में मिट्टी क्या है। तो पहले इसको हम थोड़ा ऊपर कर लें। बिहार में चलिए चलिए अब बिहार में मिट्टी क्या है। तो मिट्टी हर एक जगह की एक ही तरह की होती है लेकिन किसी किसी मिट्टी को क्या किया जाता है कि कुछ ज्यादा मिट्टी होती है और कुछ कम होती है। अब कुछ ज्यादा कुछ कम की बात कहां तक है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ चलिए अब देखिए हम लोग मिट्टी पे चर्चा करने वाले हैं और बढ़िया से चर्चा करने वाले हैं किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग जनजाति पे चर्चा करेंगे। तो देखिए हम यदि इसको ऐसे कर देते हैं तो ऐसे करने पे क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि पूरा ये नेपाल का भाग है तो ये पर्वतीय है, तराई मिट्टी है, खादर मिट्टी है। तो मिट्टी कितने हैं? तराई, तराई मतलब जो नेपाल से सटा हुआ है। तो तराई मिट्टी में क्या हो जाएगा, इसमें पश्चिमी चंपारण और किशनगंज आ जाएंगे। बांगड़ या भांगड़ में मुजफ्फरपुर और दरभंगा आ जाएंगे क्योंकि जस्ट तराई के बाद का जो एरिया होता है 6-7 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होता है वो, तो वो मुजफ्फरपुर और दरभंगा। खादर मिट्टी कहाँ हुआ, खादर मिट्टी मतलब जहां बलुई मिट्टी की अधिकता हो जिसमें फास्फोरस की ज्यादा अधिकता होती है तो वो बाढ़ का मैदान हो जाएगा। करेल और केवाल, गया, पटना और नालंदा, वो गंगा नदी और सोन नदी के बीच का क्षेत्र जिसको दो आप कहते हैं, दो नदी के बीच का क्षेत्र। फिर टार, गंगा के दक्षिण, लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास। और लाल बलुई मिट्टी जो है इस यहाँ सोन नदी में बहुत बड़े पैमाने पे, आप आरा पे चले जाइए बक्सर में, बालू का उत्पादन और बालू बहुत हद मतलब बहुत ज़्यादा इससे रॉयल्टी मिलती है भारत सरकार को, मैंने राज्य सरकार को। फिर लाल पीली मिट्टी जमुई, मुंगेर, बांका, पर्वतीय मिट्टी सोमेश्वर के दक्षिण। अब किस मिट्टी, वैसे मुख्य रूप से कहेंगे तो दो मिट्टी है। एक अवशिष्ट मिट्टियां, अवशिष्ट मिट्टियां का मतलब जो अवशिष्ट से बना वह मिट्टियां जिनका निर्माण मौजूद चट्टानों से हुआ। और दूसरा अपोड, अपोड मतलब जो गंगा नदी के पाई जाती है या कोसी नदी के बीच में पाई जाती है, उसके गंगा का मैदान या कोसी का मैदान, तो वो हो गया। तो गंगा चूंकि मुख्य नदी जो है उसकी बात करते हैं। अब भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर आप देखेंगे तो बिहार की मिट्टी हमने बताया तराई, तराई जो पश्चिमी या बिहार की, अब देखिए क्या है 6 से 7 किलोमीटर तक जो बिहार का ये एरिया है। बिहार का मैप हम आपको कहाँ लिखा है, बिहार का मैप, बिहार का मैप आप देख लीजिए, ये देखिए आप बिहार का मैप देख रहे हैं। तो यहां से शुरू हो गया, हम यहां से लेते हैं ये यहां से 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 ये देख रहे हैं मैप। तो जो किशनगंज तक है तो यहां से लगभग 7 किलोमीटर तक, ये 7 किलोमीटर तक जो एरिया होता है वो जो होती है वो होती है खादर मिट्टी। तो ठीक, तो ये एरिया जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बिहार मिट्टी के बारे में, हाँ तो आप देख रहे हैं क्या, तो वो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है। तराई मतलब, तराई का मतलब होता है जो नेपाल की सीमा से, नेपाल चूंकि पर्वतीय देश है तो पर्वत से जस्ट सटा हुआ है ना, तो यह बिहार के उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में रहते हैं। इसका रंग भूरा एवं पीला होता है। चूंकि पहाड़ है तो क्या होता है
कंकड़, आप देख रहे हैं कंकड़ और रेत की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। फिर देख रहे हैं बांगड़ और भांगड़ मिट्टी, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जो पहले नदी के वो होता था। पूर्णिया और सहरसा जिले में उसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसका रंग भूरा होता है। फिर ताल या लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ताल या लाल मिट्टी जो होता है वो नदी का क्षेत्र का मिट्टी होता है, इसमें जलोढ़ मात्रा होती है। इसमें जो होते हैं हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो ताल वाली मिट्टी होती है वो खरीफ फसल हेतु उपयोग, खरीफ फसल के लिए क्या चाहिए, खरीफ फसल के लिए चाहिए, खरीफ मतलब जो खड्डा में हो, खड्डा मतलब गड्ढा में हो, धान वाला। रबी, रबी मतलब जो रबी में पके, मतलब जो गेहूं वाली बात हो। तो गेहूं, यहाँ गेहूं ज़्यादा होती है, लेकिन खरीफ फसल के कारण क्योंकि ये तो दक्षिण भाग चला जाता है तो यहाँ जो धान गेहूं तो ठीक होती है लेकिन धान उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उसको ज़्यादा पानी चाहिए और यहाँ पानी होती नहीं। फिर आप देख रहे हैं ये खादर मिट्टी जो होती है ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार जो है बांगर और भांगर के दक्षिण क्षेत्र में, प्रकृति जो इसकी होती है गैर क्षारीय होती है, अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि नदी का भाग होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फिर उसके बाद केरल और केवाल, केरल और केवाल तो अलग अलग मिट्टी होती है। केवाल में अम्ल होता है, याद रखने का कैसा अच्छा ट्रिक है, केवाल लास्ट में ल है तो अम्ल, ल अम्ल, और केरल में क्षारीय होता है, गुण होता है। फिर बलथर मिट्टी होती है, कैमूर के राजभवन से 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के विस्तार है, इसकी उर्वरता कम होती है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो बिहार में यही मुख्य रूप से मिट्टी है। और बिहार में यदि ढंग से खेती किया जाए, चूँकि इस तरह का सरकार नहीं आया है कि जो इसको प्रमोट कर सके और जो किसान ढंग से, क्योंकि आपको मैं पता होना चाहिए बिहार के मजदूर हर एक जगह है लेकिन बिहार में मजदूर नहीं मिलता है। वजह क्या है कि वो लोग दूसरे जगह तो खूब मेहनत करते हैं, अपने जगह नहीं, क्योंकि सरकार का प्रमोशन जो है उस तरह का नहीं मिलता। यदि मिले तो चूँकि बिहार के लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, वो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिट्टी के बारे में बात करें, अब हम लोग बिहार की जनजाति के बारे में बात करें। जनजाति जो है बिहार में, क्योंकि बिहार का पहला वाला जो भाग था जो 15 नवंबर इनसे अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को, उसमें बहुत ही ज़्यादा जनजाति हुआ करती थी। अब फिलहाल जनजाति की संख्या कम जरूर हुई है लेकिन फिर भी ज़्यादा होता क्या है, अब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई, फिर रामापिथेकस, जावा, होमोसेपियंस, सेपियंस, तो ये तो देखिए इसमें क्या है, इसकी जो यहाँ की जो प्रकृति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है जो मुख्य रूप से ये मतलब उरांव। तो इसमें कहाँ कौन कौन जनजाति है और कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आता है कि चेरा जनजाति किन जिलों में है। तो किन जिलों में आप देख रहे हैं, रोहतास, भोजपुर और मुंगेर। अब कोई एक नहीं रहेगा तो आपको आंसर, इस पे थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे और आपको पता चले। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिंह बोआ किसके देवता है और किसके सर्वोच्च देवता है। दो अलग अलग बात, देवता जैसे हनुमान जी को हम माने कि देवता है और कोई हनुमान जी को माने नहीं बाप सबसे बड़े देवता है, तो दोनों अलग अलग बात है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि संथाल के ये देवता है, संथाल के देवता है सिंह बोगा, लेकिन मुंडा के सर्वोच्च देवता है। ये दोनों प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। अब कहा जाएगा कि कौन सी जनजाति है खुद को चंद्रवंशी समझती है, तो वो चेरा, चौ से चंद्रवंशी समझती है। उसके बाद इसको क्षत्रिय और चौहान वंश से रिलेटेड, जब चंद्रवंशी होगा क्षत्रिय होगा तो चौहान वंश से रिलेटेड अपने को करते हैं, तो ये प्रश्न पूछा था। फिर खैरवार के लिए कहा जाता है कि खैरवार की मुख्य आजीविका क्या है, खैरवार ही आप देखेंगे बिहार के सुपौल उपौल की तरफ, तो वो खरवार हो गए। और फिर अपने को जैसे होता क्या है, ये राधा कुमुद मुखर्जी हिस्ट्री लिखे, सॉरी सोशियोलॉजी लिखे हैं, संस्कृतिकरण, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ झा की अधिकता है तो हम झा बन जाए, यहाँ मिश्रा की अधिकता है मिश्रा बन जाए, क्या नाम है तो अवधेश मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, इस तरह करके। तो इसी तरह क्या तो खरवार जो जनजाति हुआ करती थी, अब मैं देख रहा हूँ जो मेरा अवलोकन है वो क्या हुआ है कि खरवार अब क्या क्या है, अपने को यादव समझ लिया कि मैं यादव हूँ, खरवार है और यादव। तो खैर इस पर हम चर्चा न करते हुए, तो किसकी जो है वो कृषि एवं पशुपालन है। और कृषि एवं पशुपालन किसका होता है, खास करके यादव लोगों का होता है। यादव पशुपालन काम करते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, दूध का आजीविका निर्वाह करते हैं, उसको बना लिया। तो मुख्य रूप से क्या है, उरांव जो है
रोहतास, बक्सर और भभुआ, कोरा, मुंगेर, जमुई, कटिहार, खैरवार रोहतास में पाया जाता है, अब हर एक जगह चला गया। गोराइत जो है वो भोजपुर में है। चेरा रोहतास, भोजपुर, मुंगेर। संथाल, संथाल के बारे में पूछा जाता है और आपको बता दूं कि संथाली जो है, मतलब संथाल, संथाल परगना या संथाली की बात की जाती है। संथाली भाषा और मैथिली भाषा, ये दो भाषा को अष्टम सूची में जगह दी गई है। जगह मतलब उसमें अष्टम सूची में है, भारतीय संविधान के अष्टम सूची में। तो संथाल इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सिंह भोगा और ये संथाल वाली प्राय पूछे जाते हैं। तो पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा में। कोरबा जनजाति जो है रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में। कोरा, मुंगेर, जमुई, कटिहार। मुंडा जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर और पूर्णिया। मुंडा वैसे भी आप जानते हैं कि भारत का बहुत बड़े मतलब जनजाति है। आप उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी थारू और मुंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुंडा झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है, करिया मुंडा। तो देखिए इसको मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है और आप इसको ढंग से देखेंगे। उरांव, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। उरांव रोहतास, बक्सर और भभुआ। कोरा जो है मुंगेर, जमुई और कटिहार में। खैरवार रोहतास में। गोराइत भोजपुर में। चेरा रोहतास, भोजपुर और मुंगेर में। और संथाल पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा में। कोरबा जनजाति रोहतास, भोजपुर और पूर्णिया में पाया जाता है। कोरबा से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब किसके लिए कौन महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखना है कि उरांव जो है बोंगाबाद, हिंदूवाद और ईसाई धर्म से प्रभावित होती है। ये बोंगाबाद जो है ये हिंदूवाद एवं ईसाई धर्म, बोंगाबाद, हिंदूवाद और ईसाई धर्म से तीनों से उरांव प्रभावित है। कोरा में तो आप जानते ही हैं कि ये जनजाति है। ये मुख्य रूप से मुंगेर, जमुई और कटिहार क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण कह सकते हैं। प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि किस जनजाति में खैर घास की पूजा की जाती है, तो वो है खैरवार। खैर से खैर एक प्रकार का होता है, आपको मैं बता दूं, जिसका कत्था बनाया जाता है, वही खैर है। और इसकी भाषा जो है मुंदरी होती है। कृषि पशुपालन। फिर है कोरबा आपको पता ही है, इसकी जनसंख्या में निरंतर कमी आ गई है। गोराइत भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। तो खास करके जितने भी बिहार में है वो जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। यही जनजाति मुख्य रूप से पाया जाता है, चाहे कोई भी हो, इसी से संबंधित जनजाति है। फिर मुंडा की बात कर रहे हैं तो मुंडा भी है। तो हमने दो प्रश्न किया है, किसके सर्वोच्च नेता है, तो मुंडा के सर्वोच्च नेता है और संथाल के देवता है। कौन? सिंह बोंगा। तो चलिए अब हम जनजाति के बाद नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं, वो है नगरीकरण। किसका नगरीकरण? अब आपको बता दूं, प्रश्न हमेशा गलत होता कहां से है, हम लोग ये समझ लेते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है तो पटना जिला सबसे ज्यादा शिक्षित जिला होगा, यही हमारी गलती हो जाती है। रोहतास सबसे शिक्षित जिला है। फिर हम लोग जनसंख्या में नगरीकरण को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। पुरुष जनसंख्या क्या है, महिला जनसंख्या क्या है। आपको ये पता है कि बिहार जो है भारत की सबसे सघन जनसंख्या वाला है। सबसे सघन का मतलब सर्वोच्च। अब आप देखिए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, तो देख रहे हैं पुरुष जनसंख्या जो है वो 52.14% है और 51 भारत का है। भारत की जनसंख्या जो है वो उसमें 51.54% पुरुष है, लेकिन बिहार में पुरुषों की संख्या ज्यादा है प्रतिशत के मामले में, महिला की संख्या कम है। साक्षरता दर यही कम है। पुरुष साक्षरता दर जो है कुल तो 61 है, जबकि हमारे भारत का एवरेज, इसलिए कहा जाता है कि बिहार सबसे अशिक्षित राज्य है। और आपको ये कितनी क्या कह सकते हैं आप, विडंबना है कि सबसे ज़्यादा IITian और IAS उत्तर प्रदेश और बिहार पैदा करता है और सबसे ज़्यादा अशिक्षा, सबसे ज़्यादा गरीबी यही दोनों जगह है। तो ये विसंगतियाँ हैं। कुल ग्रामीण जनसंख्या, हाँ ध्यान रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या में बिहार की अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा के टॉप 5 में है। सबसे ज़्यादा तो आपके हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। बिहार में भी 88.7, जबकि अपने भारत का 68.8 है। कुल शहरी जनसंख्या बहुत कम है यहाँ 11.3 है, जबकि भारत का 31.2 है। महिला साक्षरता भी कम है यहाँ, पूरे भारत का 65.42 है, बिहार में 51%, मतलब आधा महिला अशिक्षित है। कुल पुरुष साक्षरता 71 है। और वैसे तो अब प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, एक अच्छी बात है कि जब बिहार में देखा गया कि 918
जहाँ 943 है वहाँ 918 हो गया। तो वहाँ की सरकार ने इसको प्रमोट किया बेटी बचाओ आंदोलन के लिए, और बेटी बचाओ आंदोलन इतना पल्लवित पुष्पित हुआ कि जो भारत की 1000 पे 919 बिटिया है बच्चा, वो शिशु लिंगानुपात बिहार में 935 है। कुल ग्रामीण साक्षरता बहुत ही कम है, 59.8%, मतलब अभी भी लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ है बिहार। फिर शहरी साक्षरता ठीक ही है, घनत्व जो है भारत के अपेक्षा 342, ये प्रथम स्थान पे रहता है। फिर अनुसूचित जाति यहाँ ठीक ठाक है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, यहाँ 15.72%। अनुसूचित जनजाति बहुत ही कम, क्योंकि जितने अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र था वो अब झारखंड में चले गए। हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, पहले कितना था, सबसे ज़्यादा कहाँ है जनघनत्व, उस पर भी तो आप देख रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है वो पश्चिम बंगाल है। फिर देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो शिवहर है, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण की बात है तो पटना है, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। और सर्वाधिक साक्षरता जो है रोहतास में है। पटना आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गया में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं। समस्तीपुर में सबसे कम शहरीकरण हुआ है। और फिर हम जो बाकी चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं बिहार में जनसंख्या और नगरीकरण पे। तो ध्यान देना, इन सारे को मैंने कैटेगराइज कर लिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ढंग से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा और फिर अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस पे चर्चा करके, क्योंकि हम सोचे थे कि छोटा छोटा वीडियो बना करके 5-6 वीडियो, अब हम खनिज पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बिहार में बाढ़ है, तो बाढ़ के कारण क्या हुआ, बाढ़ में नदी परियोजना आई, नदी परियोजना के बाद फिर हमने मिट्टी पे चर्चा की, फिर हम जनजाति पे किया, और हम लोग शहरीकरण और जनसंख्या पे कर रहे हैं। इन सारी बात को, ये वाला जो पेज है वो इतना इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन को अपने अकेले इस पेज में समेटता है। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या जो है पहला जिला वो पटना है, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर। 3 से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं क्रम। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक साक्षरता जो है पहले ही स्थान पे रोहतास है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरे पे पटना, तीसरे पे भोजपुर। फिर न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है समस्तीपुर, फिर मधुबनी, फिर कैमूर जिसको भभुआ भी कहा जाता है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है वो पटना, मुंगेर और भागलपुर। अनुसूचित जनजाति जो है वो गया, नवादा और औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात प्रायः पूछे जाते हैं, तो गोपालगंज में 1021 के लगभग, फिर सीवान है, फिर सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में 876 के लगभग भी है, फिर भागलपुर है, फिर खगड़िया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति तो पश्चिम बंगाल, कटिहार और जमुई है। फिर जनजाति की बात करेंगे तो न्यूनतम वाली तो खगड़िया है, समस्तीपुर है, औरंगाबाद है। सर्वाधिक घनत्व है, जनघनत्व की बात वो शिवहर है, फिर पटना है और फिर दरभंगा है। और न्यूनतम जो है कैमूर, जमुई और बांका है। ये हम लोगों ने पढ़ा बिहार में बाढ़ आती है। बाढ़ कौन कौन क्षेत्र आता है? पूर्वी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण आता है, मधुबनी, सुपौल, सब देख रहे हैं, मधेपुरा, सहरसा, सारी बातों को हमने चर्चा किया। फिर हमने नदी परियोजना पे चर्चा की, फिर हमने मिट्टी पे चर्चा की। मिट्टी पे बाद हम लोगों ने जनजाति पे कहा, हमने सिंह-बोंगा और सिंह-बोंगा किसके सर्वोच्च नेता है और किसके देवता है, इन पे भी चर्चा की। तो अगले वीडियो में हम लोग खनिज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिहार का जो है बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके बाद वाले में वो है खनिज के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बारे में बिहार में जो उद्योग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिहार में ताल एवं झील के बारे में, हथकरघा केंद्रित। बिहार में वन के बारे में चर्चा करेंगे, और वन के बाद बिहार में क्या प्रथम हुआ और वर्षा का वितरण क्या है। फिर बिहार में कितने जनपद थे, इस पर चर्चा करेंगे। और हम सोचते हैं 2 या 3 वीडियो में हम पूरे बिहार को समेट लेंगे। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न किए गए हैं बिहार से रिलेटेड, उन सारे को हम एक वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि समेट दें, और जो पिछले साल प्रश्न पूछेंगे उसको भी समेट दें। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।